क्वेश्चन, जिसमें यूनिट 2 था हमारा अदर टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, जिसमें हम 5 कोएफिशिएंट, लास्ट यूनिट में हमने पॉइंट बाइसेल कोरिलेशन हमने स्टडी किया था। अब हम पढ़ेंगे और जो अलग अलग तरीके के कोरिलेशन है, ठीक है। जिसपे पहले आता है पॉइंट बाइसेरल कोरिलेशन। लास्ट यूनिट में भी हमने इसको डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था कि पॉइंट बाइसेरल कोरिलेशन कब यूज किया जाता है, ठीक है। और उससे पहले क्लास में हमने पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन को स्टडी किया था, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा रिवाइज करें तो कोरिलेशन होता क्या है। कोरिलेशन एक एसोसिएशन होता है जब हम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को चेक करते हैं, ठीक है, उसको कोरिलेशन कहते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप उनका पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव रिलेशनशिप आ रहा है। 3 तरह के हमने कोरिलेशन को पढ़ा था, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन, राइट। पॉजिटिव कोरिलेशन कब होता है, जब दोनों वेरिएबल्स या तो सेम डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हो या सेम डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहे हो। नेगेटिव कब होता है, जब एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो वो रिलेशनशिप आता है नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। जीरो कब होगा, जब दोनों वेरिएबल आपस में एसोसिएट ही नहीं कर रहे हैं, वो उनमें आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है उससे। देन हमने पढ़ा था पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, जो कि एक टाइप है कोरिलेशन का, और वो हम कब अप्लाई करते हैं, व्हेन वी हैव वन वेरिएबल इज ट्रू डाइकोटोमस एंड अदर वेरिएबल इज कंटिन्यूस। जब हमारे पास दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल एक वेरिएबल अपने पास डाइकोटोमस होता है और दूसरा वेरिएबल कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अब डाइकोटोमस को हम कैसे कैसे डाइकोटोमस को देखेंगे, जेंडर, ग्रुप मेंबरशिप, ठीक है। जेंडर में जैसे हमने देखा मेल और फीमेल, ठीक है, जब हम उसको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एंड अदर वेरिएबल इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जैसे टेस्ट स्कोर्स हमारे होते हैं या एग्जाम जो हम देते हैं उसमें जो हमारे स्कोर्स आते हैं, जो एक कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो वो अगर हमारे पास एक वेरिएबल हमारे पास डाइकोटोमस होता है और एक वेरिएबल अपने पास कंटिन्यूअस होता है, तो तब हम अप्लाई करते हैं पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं डाइकोटोमस वेरिएबल। डाइकोटोमस वेरिएबल होता क्या है, डाइकोटोमस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं टू शार्पली, एक मिनट, टू शार्पली डिस्टिंग्विश्ड एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज, जिसमें कैटेगरी होती है, ठीक है। जो कैटेगरीज में होते हैं डू नॉट इम्प्लाई अंडर अंडरलाइन कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी में नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेंडर, मेल और फीमेल। जेंडर को हमने कैटेगराइज किया मेल में और फीमेल में, राइट। सेकंड, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आपका रेजिडेंस क्या है, आप रूरल में हो, अर्बन रेजिडेंस है आपका, तो ये कैटेगरी में हुआ, ठीक है। नेशनलिटी, इंडियन हो, अमेरिकन हो, आपकी नेशनलिटी क्या है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं हेल्थ स्टेटस क्या है आपका, डायग्नोज, नॉट डायग्नोज। तो जितने भी जब हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं किसी भी वेरिएबल को, तो वो डाइकोटोमस वेरिएबल होता है, ओके। जैसे ग्रुप मेंबरशिप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, तो ये डाइकोटोमस वेरिएबल है। एंड दीज वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रू डाइकोटोमस बिकॉज नो अंडरलाइन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी एज्यूम्ड। ट्रू डाइकोटोमस क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि इसमें कोई भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये डाइकोटोमस वेरिएबल होते हैं। जब हमारे पास एक वेरिएबल डाइकोटोमस होता है और दूसरा वेरिएबल कंटिन्यूअस होता है, तब हम पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन का यूज करते हैं। अब एक एग्जांपल है हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स हैं, 10 सैंपल है हमारे पास जिससे हमने डाटा कलेक्ट किया है। सेक्स है हमारे पास मेल और फीमेल, मेल, ठीक है। अब उसमें क्या है, ये अकॉर्डिंग टू सेक्स हमने मार्क्स दिए गए हैं। सब्जेक्ट हमारे पास कितना, 20, हाँ 20 सब्जेक्ट है। द डाटा गिवन कंसिस्ट ऑफ 20 सब्जेक्ट ऑफ विच 9 आर मेल एंड 11 आर फीमेल्स, ठीक है। जैसे ये 10 हमारे पास जो हमने डाटा कलेक्ट किया, तो 10 हमारे पास मेल है और 11 हमारे पास फीमेल। एक मिनट, 10 ही हुआ ना, 1 2 3 4 जी 10 7 8 9 10 हुआ, 10 ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा आता है। अब इसमें क्या है, हमने
जो मेल और फीमेल को है हमने कोडिंग की है 0 और 1। ठीक है, कोडिंग ठीक है। करते हैं जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जो भी हमारे डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं उनको हम 0 1 में कोडिंग करते हैं। तो मेल को हमने 0 कोड किया, फीमेल को हमने 1 कोड किया, राइट। अगर हम मार्क्स देखें तो ये हर एक इंडिविजुअली मार्क्स है। जैसे जो हमारा मेल है, फर्स्ट हमारा जो कैंडिडेट है उसके 46 है, 74 है, ये सबको मार्क्स असाइन कराए गए हैं। ठीक है, ये आपके पास एक डाटा समरी आती है। The data given consists of 20 subjects, of which 9 are males, 11 are females. Two variable are involved. अगर हम इसमें वेरिएबल देखें तो दो वेरिएबल हमारे पास आते हैं। एक आता है हमारे पास वेरिएबल, देखो अगर हम इसको ऐसे करें तो एक वेरिएबल आता है हमारे पास मेल, सॉरी जेंडर, ठीक है। दूसरा वेरिएबल आता है हमारे पास मार्क्स, ठीक है। अब जेंडर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, राइट, मेल एंड फीमेल, ठीक है। और मार्क्स हमारा क्या है, मार्क्स हमारा जाएगा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये हमारा क्यों कौन सा वेरिएबल हो गया, ये हो गया हमारा डाइकोटोमस वेरिएबल और ये हमारा हो गया कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। जब हमारे पास एक वेरिएबल डाइकोटोमस होता है मीन्स वो कैटेगरी में डिवाइड होता है, और एक वेरिएबल हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है तब हम पॉइंट बाइस्टल अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डाटा है। मार्क्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, जो मार्क्स दिए गए हैं वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है, ठीक है। और जो सेक्स ऑफ सब्जेक्ट है वो ट्रूली डाइकोटोमस वेरिएबल है, ओके। अब हमने कोडिंग की, मेल को हमने 0 कोडिंग की और फीमेल को हमने 1 कोडिंग की। Since one variable is continuous and other is dichotomous, the appropriate correlation technique is the point Weissel correlation. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल कंटिन्यूअस में है और एक वेरिएबल डाइकोटोमस में है, देन वी अप्लाई पॉइंट बाइस्टल कॉरिलेशन। अब हाउ टू कैलकुलेट पॉइंट बाइस्टल कॉरिलेशन, आपको डाटा दिया गया है। अब हमें ये भी समझ में आ गया है कि एक वेरिएबल हमारे पास कॉन्टिन्यूअस में है और हेलो, हाँ जी एम आई मैम। ऑडिबल? जी जी। ओके, एक वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस में है, एक वेरिएबल डाइकोटोमस में है, तो हमें पॉइंट बाइस्टल कोरिलेशन को अप्लाई करना है। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, डाटा अपने पास है, अब हमें कैलकुलेट करना है कोरिलेशन। फर्स्ट सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मीन मार्क्स ऑफ मेल, ठीक है। ठीक। जो जी। हमारे पास मेल है उनका मीन मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 1, आइडेंटिफाई मेल सब्जेक्ट। अब हमें मेल सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, जिसको हमने कोड किया है 0, ठीक है। जहां भी 0 है वो हमारा मेल है। फिर मेल के जो सब्जेक्ट्स, जो मेल सब्जेक्ट है और जो उनके मार्क्स है, हम वो नीचे लिखेंगे। देखो वो कहाँ गया ये, एक मिनट। 46, 74, 58, 67, 62, 71, 54, 63, 53, ये हमारे मार्क्स दिए गए हैं जो मेल्स के दिए गए हैं, ठीक है। कहाँ थे हम, हाँ, कि हमारे पास 20 का टोटल सब्जेक्ट है, ठीक है। हम्म। जिसमें हम्म। से हमें जो डाटा कलेक्ट हुआ है 9 हमारे पास मेल्स है और 10 हमारे पास फीमेल्स का, 11 11। फीमेल्स का डाटा है। जी। अब मेल सब्जेक्ट के अगर हम फर्स्ट हमने क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है, मेल्स के भी स्कोर के भी और फीमेल्स के स्कोर के भी, ठीक है। अब जिसमें से हम देखते हैं कि मेल के जो सब्जेक्ट है और उनके जो मार्क्स हैं, ये है हमारे पास 46, 74, 58, 67, 62, 71, 54, 63 एंड 53। तो नंबर ऑफ मेल्स 9। अब हमने क्या करना है, जितने भी मेल्स के जो टोटल मार्क्स हैं हमने उनको ऐड ऑन करना है, ठीक है। ओह सॉरी, उसको हमें ऐड ऑन करना है। अब हमारे पास जो सम ऑफ वाई मेल आता है, मतलब जो हमारे पास मेल्स की जो स्कोर का सम आता है वो आता है 9, 9, 5, 2।
ठीक है, 942 टोटल करने पर आता है हमारे पास 948। ठीक है, अब हमने क्या करना है ये तो टोटल स्कोर हमारे पास आया, अब हमने कैलकुलेट करना है मीन। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो टोटल स्कोर है उसको जितने भी स्कोर्स है उनका टोटल करना है, सम करना है और फिर कैलकुलेट करना है मीन। और मीन कैसे कैलकुलेट होता है, जितना भी टोटल स्कोर आता है वो और डिवाइडेड बाय जितना नंबर ऑफ मेल्स है। ठीक है, जितना भी हमारे पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट है। तो कितना है हमारे पास स्कोर, कितना आया मीन निकालने के बाद, स्कोर हमारे पास आता है 948 एंड डिवाइडेड बाय किससे हम डिवाइडेड करेंगे, 9 से, क्योंकि कितने मेल्स है, 9 मेल्स। ठीक है, तो अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो मीन क्या आता है, 60.88। ये किसका मीन आता है, मेल्स के जो सब्जेक्ट है, जो उनके स्कोर है, ये उसका मीन आता है। ठीक है, मीन ऑफ मार्क्स ऑफ मेल्स 60.88। ठीक है, ये स्टेप क्लियर हुआ जी। यहाँ कोई डाउट नहीं मैम। ठीक है, अब इसी तरीके से हम किसका मीन कैलकुलेट करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे हम मार्क्स ऑफ फीमेल्स का। ठीक है, अब लिस्ट ऑल मार्क्स जितने भी मार्क्स हैं, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, अब हमने फीमेल्स को किससे कोडेड किया है, उसको कोड किया है हमने 1। ठीक है, तो जितने भी हमने 1 वाले जो हैं उसको हम काउंट करेंगे, जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो नंबर ऑफ फीमेल्स अपने पास आता है 11। ठीक है, सेम उसी तरीके से हम फीमेल्स के मार्क्स को ऐड करेंगे, उसका सम करेंगे, तो उसका सम हमारे पास आता है 748। ठीक है, 58 जितने भी ये टोटल मार्क्स है उसको हमने ऐड किया और उसका सम अपने पास आता है 948। ठीक है, जी मैम। अब हमने क्या करना है, मीन फॉर्मूला, ऐसे ही जैसे हमने मेल का मीन फॉर्मूला किया, इसका भी हम मीन फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ बाई फीमेल, स्कोर जो आता है फीमेल का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल, कितने नंबर ऑफ फीमेल है। ठीक है, जो टोटल स्कोर हमारा आता है 748 डिवाइडेड बाय 11, तो मीन आता है फीमेल का हमारे पास 68। ठीक है, मीन ऑफ मार्क्स ऑफ फीमेल 68। ठीक है, जी। हमने दोनों का मीन कैलकुलेट किया, मेल्स के भी मीन कैलकुलेट किया और फीमेल का भी मीन कैलकुलेट किया। ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे, जिसका भी स्टेप मैंने इसमें मेंशन किया है। स्टेप 1 क्या होता है, जितने भी टोटल मार्क्स है, ठीक है, टोटल मार्क्स उसमें मेल्स भी हैं फीमेल्स भी है, जितने भी टोटल मार्क्स हैं वो हमने लिखना है। ठीक है, अब लिखना क्या है, उसका हमें सम करना है। ठीक है, और सम करके हमें डिवाइडेड करना है 20 से। 20 क्या है, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट है। देखो, हमने वहां पर कैलकुलेट किया था मीन, अलग अलग इंडिविजुअली हमने मीन कैलकुलेट किए थे, कि मेल्स का मीन हमने अलग कैलकुलेट किया था, फीमेल का मीन हमने अलग कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पर हम ओवरऑल मार्क्स के मीन कैलकुलेट करेंगे। जी ठीक है, समझ जितने भी सब्जेक्ट है उनको टोटल करना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है। जितने मार्क्स आए हैं उनको टोटल किया और उसको डिवाइडेड किया नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, तो टोटल कितना नंबर ऑफ सब्जेक्ट है अपने पास, 20। 20। ओके, तो ये हमारा मीन आता है, ओवरऑल मार्क्स का मीन आता है 64.8। ठीक है, जी मैम। नाउ स्टेप 3, वी कैलकुलेट कंप्यूट डेविएशन एंड स्क्वायर्ड डेविएशन। अब हमने क्या करना है, डेविएशन कैलकुलेट करना है हर एक स्कोर का इंडिविजुअली। तो इसका फॉर्मूला होता है y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब ये होता क्या है और क्यों हमें ये एक मिनट, कुछ मिस हुआ है क्या, 64.8 एंड कंप्यूट डेविएशन इनके फॉर ई स्क्वायर y माइनस वाई बार का स्क्वायर।
ये कहाँ से आया? 1683.2 डिवाइडेड बाय 20 एंड कुछ मिस हुआ है इस वाले क्वेश्चन में। एक मिनट बता रहा हूँ मैम, कैलकुलेट करके मैं। एक मिनट मिस हुआ है। बताता हूँ। जो ये एक मिनट मैम, बैक जाएंगे। हम्म। y टू 1246 माइनस y डैश है ना, तो ये हो जाएगा जैसे बाई डैश 64। तो मीन होगा ना। हाँ, ये आ तो गया। अरे, ये इसी जो में से हमने किया। कैलकुलेट किया है, हाँ, ये वाई बार ही तो हमने कैलकुलेट किया जी है। अब जी हमने जी क्या किया है, जितने भी इंडिविजुअल स्कोर है अपने पास, जी ठीक है, उसमें से हमने ये जो ओवरऑल मीन आया उसको माइनस किया है और जी उसकी स्क्वायर किया। जी जी जैसे 46 है, 46 माइनस 64.8 और उसका होल स्क्वायर। जी इस तरीके से किया और फिर सबको लास्ट में हमने एड ऑन किया है जी इंडिविजुअली। ठीक है। जी और फिर करने के बाद जो हमारा वैल्यू आती है वो आती है हमारी 1683.2। ये ये हमने स्क्वायर डेविएशन का डेविएशन और स्क्वायर डेविएशन हमने कैलकुलेट किया है। ये यहाँ पर मैंने ओपनली नहीं किया, तभी एक मुझे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, ये लेंदी हो रहा था प्रोसेस। ठीक है। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करके देखना। 46 माइनस 64.8 ऐसे ही इंडिविजुअली जाएंगे और फिर उसको एड ऑन करना है और वो वैल्यू अपने पास आती है 1683.2। ठीक है। अब स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू स्क्वायर डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर टोटल ऑफ नंबर। सब्जेक्ट। हाँ, और उसका होल स्क्वायर। हम्म, ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आती है 9.17। अब इसमें हमने पी और क्यू फाइंड आउट करना है। पी क्यू फाइंड आउट क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं पॉइंट बाइस्टल कोरिलेशन का, वो फॉर्मूला होता है आर पी बी इक्वल्स टू M1 - M0 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रूट पी क्यू। ये ओवरऑल फॉर्मूला है। ठीक है। अब इस फॉर्मूले को अगर हम वैल्यू पुटअप करें तो उसके लिए अब हमारे पास किसकी वैल्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन की भी वैल्यू अपने पास है। ठीक है, मीन की भी अपने पास वैल्यू है। ये फीमेल का मीन है, ये मेल मीन है। M1 किसके मीन हमने कैलकुलेट किया था, फीमेल के लिए। ठीक है, और ये किसके लिए कैलकुलेट किया था, मेल का मीन। तो अब हमारे पास ये तीनों वैल्यू है, अब हमें कैलकुलेट करना है पी क्यू। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू, अब पी क्या है, नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं, 11, और उसको हम डिवाइडेड कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, तो वो आता है हमारे पास वैल्यू 0.55। इसी तरीके से हम क्यू की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मेल्स डिवाइडेड बाय एन इक्वल्स टू कितना, नंबर ऑफ मेल्स थे अपने पास 9, 9 जी डिवाइडेड बाय जी 20 इक्वल्स टू 0.45। ठीक है, तो अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, अपने पास पी की भी वैल्यू आ गई और क्यू की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, जी अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है। अब हमें सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है। ये यहाँ पर हम पुट करते हैं 68 मीन ऑफ मेल फीमेल एंड 60.88 किसका मीन था, मेल का मीन था। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपने पास था 9.17 और रूट में हम किसकी वैल्यू डालेंगे, पी और क्यू, पी मल्टीप्लाई क्यू। ठीक है, पूरा सोल्व आउट करने के बाद हमारे पास हमारी वैल्यू आती है ये। ठीक है, जीरो ओके। पॉइंट थ्री एट सिक्स ठीक है, जीरो जी पॉइंट थ्री एट सिक्स ठीक। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं मैम, फॉर्मूला फॉर्मूला लगा खाली। क्लियर है? पहले जी हम मेन का मील्स
जो हमारे पास मेल है उनका मीन हम कैलकुलेट करेंगे, फीमेल का मीन कैलकुलेट करेंगे, ओवरऑल मीन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर जो इंडिविजुअल हमारे पास स्कोर है उसमें से हम वाई बार को माइनस करेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जो जी वैल्यूज आएंगी उनका प्लस करेंगे और वो वैल्यू हम उसका हमारा आएगा स्क्वायर डेविएशन और उसको हम पुट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में। ठीक है, जी हमारे जी पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। देन हमने पी और क्यू को फाइंड आउट करना है। पी क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ फीमेल्स है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। क्यू कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल सब्जेक्ट, राइट। फिर हम हमारा फॉर्मूला आता है पॉइंट बाइस्टल कोरिलेशन का, M1 मीन ऑफ फीमेल्स माइनस मीन ऑफ मेल्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई रूट पी क्यू। उसमें हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास कोरिलेशन आता है 0.386। ठीक है, कैसे जी पॉइंट मैम। बाइस्टल कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, क्लियर हुआ? जी ओके। अब हमने टेस्ट करना है कि जो अपने पास वैल्यू आई है कोरिलेशन की, क्या ये कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है, स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। हमने पढ़ा था ना कि हम कैलकुलेट करते हैं स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, जी है ना। तो अब जी हम इसको चेक करेंगे कि जो हम ये पढ़ रहे हैं वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, जो भी हमने कैलकुलेट किया वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। सिग्निफिकेंस टेस्टिंग ऑफ पॉइंट बाइस्टरल कोरिलेशन। After computing the value of point bilateral correlation, it is necessary to test whether the obtained correlation is statistically significant or has occurred by chance. ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। क्या होता है नल हाइपोथेसिस? व्हाट इज नल हाइपोथेसिस? जब मैम जिस जिस मतलब उसमें दो चीजों के बीच में रिलेशन नहीं मिलता, हम्म, हाँ वो जी, नल है। बिल्कुल, वो नल नल। हाइपोथेसिस होता है। जी। ये ठीक है, मैम, ये एक वर्ड तो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। कौन सा वर्ड? ये नल। नल साथ नहीं छोड़ेगा? ये हर सब्जेक्ट में है। नल हाइपोथेसिस? मतलब नल, नल थ्योरी, नल हाइपोथेसिस, ऐसे करके हर चीज ओके, में। ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस, अगर हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं इस कोरिलेशन के, इसके सिग्निफिकेंस हम चेक करने के लिए, तो पहले हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, नल हाइपोथेसिस कहता है देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन सेक्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, ये हमने नल हाइपोथेसिस बनाया कि जो भी हमारा जेंडर है, मेल और फीमेल, और जो हमारे मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं उनमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो ये नल हाइपोथेसिस है। कोरिलेशन ऑफ पीबी, पीबी क्या है, और इक्वल्स टू 0, देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन स्कोर एंड जेंडर। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन सेक्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, ये हमने हाइपोथेसिस बनाई है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब हम अब इसको कैसे देखें कि जो भी हमारा ये कोरिलेशन आया है ये स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंट बाइस्टल कोरिलेशन इज टेस्टेड यूजिंग द टी टेस्ट फॉर कोरिलेशन। T test of correlation since RPP is algebraically equivalent to Pearson R। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हमने चेक करना है, ये होता है T टेस्ट फॉर कोरिलेशन। ये फॉर्मूला होता है T इक्वल्स टू R रूट n माइनस टू रूट वन माइनस R स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जहां पर R क्या है, कोरिलेशन है हमारा, पॉइंट बाइस्टल कोरिलेशन जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। एन होता है हमारा सैंपल साइज कितना है, यहाँ पर अपने पास सैंपल साइज कितना है, 20 20, में। है ना। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n-2। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको पहले भी पढ़ा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि जितनी वैल्यूज हमारे उसमें रहती है जो फ्री होती है चेंज होने के लिए, ठीक है, जो फ्रीली चेंज हो सकती है वो होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब टी टेस्ट हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है इसका, n-2। अब ये हमने वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले फॉर्मूले में।
अब यहाँ आर कितना आया अपने पास 0.386, नंबर ऑफ सब्जेक्ट 20। अब डीएफ कितना है n-2, और n कितना है अपने पास 20-2 इक्वल्स टू 18। ठीक है, जी अगर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, कोरिलेशन की वैल्यू हमने पुट की, डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमने वैल्यू पुट की रूट, और 1 माइनस कोरिलेशन का होल स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास t की वैल्यू आती है 1.77। ठीक है, एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर DF18, द क्रिटिकल t वैल्यू 2.10 टू टेल टेस्ट। अगर हम देखें कि हमारे पास जो कैलकुलेटेड t वैल्यू आई है वो आई है 1.77। ठीक है, और जो क्रिटिकल टी वैल्यू होती है टू टेल टेस्ट की, जो वैल्यू होती ही है क्रिटिकल टी टेस्ट, वो होती है 2.10। अब आप मुझे बताओ कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो बड़ी है, या जो क्रिटिकल टी वैल्यू होती है वो बड़ी है, जो ऑलरेडी वैल्यू होती है टी पैरामीटर की। है, पैरामीटर बड़ा है मैम इस समय। ठीक है, सिंस हाँ कैलकुलेटेड टी इज लेस देन क्रिटिकल टी, राइट, जी the result is not significant at the 0.05 level। जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टी वैल्यू गिवन वैल्यू से छोटी होती है, जी ठीक है, तो हमारा रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं होता है। और 0.05 लेवल क्या है हमारा, कि 95% चांस होते हैं हमारे रिजल्ट के सिग्निफिकेंट होने के, ओनली 5% चांस हम एरर के लेके चलते हैं, ठीक है। चांस एरर। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि जी हम दो लेवल पर चेक करते हैं, 0.05 लेवल पर, और एक लेवल होता है 0.01, पर जी मोस्टली हम 0.05 पर ही लेकर चलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या बोले कि जो भी हमारा कोरिलेशन आया है, जो भी हमारी वैल्यू आई है, या जो हमने कोरिलेशन कैलकुलेट किया है, वो सिग्निफिकेंटली नहीं है। ठीक है, तो कौन सी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है यहाँ पर? मैम नल। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, अच्छा ठीक। क्योंकि नल हाइपोथेसिस क्या थी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट नहीं है, हम ऐसे सिग्निफिकेंस चेक करते हैं। और ये हमारी क्रिटिकल टी वैल्यू जो गिवन होती है 2.10, जो हम जिससे कंपेयर करते हैं अपनी कैलकुलेटेड टी वैल्यू को। ठीक है। समझ आया? जी। कोई डाउट? नहीं यहाँ तक कोई डाउट? नहीं मैम। कंक्लूजन एक क्या है? The obtained point bisexual correlation is not statistical significant. सिग्निफिकेंट Therefore, the null hypothesis is accepted. एक्सेप्टेड। This indicates that observed relationship between sex and examination marks may be due to sampling fluctuation. फ्लक्चुएशन। Right? जी Got it? यहाँ जी तक जी क्लियर हुआ? जी कैसे हम कोरिलेशन चेक करते हैं और कैसे हम उसको सिग्निफिकेंट हम चेक, कोरिलेशन आ गया ठीक है, बट जो कोरिलेशन आया है क्या वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, उसको हम टी वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये आपका पॉइंट बाइस्टरल कोरिलेशन है। ये क्लियर हुआ? जी मैम। फिर आता है आपका फाई कोफिशिएंट। ये एक नया कोरिलेशन है, नया टाइप है कोरिलेशन का, फाई कोफिशिएंट। ठीक है, द पियर्सन कोरिलेशन बिटवीन वन डाइकोटोमस वेरिएबल एंड अनदर कंटिन्यूअस वेरिएबल इज कॉल्ड द पॉइंट बाइसेल। जो हमने अभी पढ़ा है उसमें एक वेरिएबल डाइकोटोमस होता है, एक वेरिएबल कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, जी बट इन फाइव कोफिशिएंट बोथ वेरिएबल्स आर डाइकोटोमस। इसमें दोनों ही वेरिएबल डाइकोटोमस होता है, मींस कि दोनों ही वेरिएबल कैटेगरीज में होते हैं, कंटिन्यूअस में नहीं होता है। देन द पियर्सन कोरिलेशन कैलकुलेटर इज कॉल्ड एज फाई coefficient. For example, let us say that you have to compute correlation between gender and ownership of the property. ठीक है, हम कोरिलेशन चेक कर रहे हैं जेंडर के बीच समझ में गया। और प्रॉपर्टी के ऑनरशिप के बीच में। ठीक है, जेंडर को हमने दो लेवल में डिवाइड किया, मेल एंड फीमेल।
अब जो ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है कैन बी मेजर्ड एज आइदर द पर्सन ऑन्स अ प्रॉपर्टी एंड पर्सन डू नॉट ऑन प्रॉपर्टी, उसको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है भाई, जेंडर को तो हमने दो में डिवाइड किया, ठीक जी। है, मेल और फीमेल में। मैम, जो पिछला क्वेश्चन था, हाँ जी, हाँ जी। मार्क्स के अलावा कोई और कोफिशिएंट उसका बन नहीं सकता था, है ना? नहीं बन सकता था, लेकिन लेकिन इसे वेरिएबल या हम वही लो वो बना जो सकते हैं, कैटेगरी में हो। कैटेगरी, इसमें कैटेगरी करनी है, उसमें तो कैटेगरी करनी नहीं थी वेरिएबल की। उसमें कैटेगरी नहीं करनी थी, हाँ। ये अगर अगर उसमें हम रिजल्ट लेते पास या फेल, तो वो फिर यहाँ पर आ जाता ना, दो उसके नहीं, वो राइट, फिर वो 5 कोफिशिएंट हो पाई जाता। कोफिशिएंट, ठीक है। तो हमें वो देखना है कि उसमें एक ही वेरिएबल बनना है और इसमें दो वेरिएबल बनाने हैं, पाई वाले में। हाँ, दो। इसमें नहीं, वेरिएबल तो दोनों में दो ही होंगे, वेरिएबल मतलब की बात दोनों नहीं कर रहे, हम डाइकोटोनस कैटेगरी होने की चाहिए, बात कर रहे हैं। हाँ, दोनों इसमें जो दोनों वेरिएबल है दोनों ही डाइकोटोमस होने चाहिए, डाइकोटोनस है, मीन्स हम ठीक है, दोनों में ही कैटेगरी रखते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, जैसे जेंडर में हमने कहा ना कि एक तो हमने लिया जेंडर वेरिएबल, अब जेंडर को भी हम कैटेगराइज करते हैं मेल और फीमेल जी, में। एक जी। हमने लिया ओनरशिप, ठीक है, हम्म, तो हम्म। ओनरशिप को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं ना, जी, जी, जी। कि वही भाई कह रहा हूँ एक मैं कि के अगर पास अगर एक वहाँ। के पास है ओनरशिप, एक के हम्म, पास नहीं है, हम्म। तो ये भी हमने कैटेगरी कर दी। मार्क्स समझे? की कैटेगरी तो बन ही नहीं सकती, रिजल्ट की बन सकती है। मार्क्स की हाँ, नहीं बन सकती, मार्क्स तो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस चीज है, रिजल्ट बन सकता है कि पास या फेल। राइट, रिजल्ट बन सकता है पास या फेल। ठीक है, ठीक है, आप उसी एग्जांपल को यहाँ पर अप्लाई करो। ठीक है, जेंडर हमने लिया, दूसरा वेरिएबल ओनरशिप ना लेकर हम ले रहे हैं रिजल्ट। ठीक है। ठीक है, अब रिजल्ट में हमने कहा या तो पास हुए हैं या फेल हुए हैं, फेल दो है। कैटेगरी हमने बना दी। जी, ठीक है, अब हमने उसी को किया तो ये आपका जाएगा कि ये भी डाइकोटोमस हो गया अपने पास, ये भी डाइकोटोमस हो गया, जी। तो यहाँ पर हम 5 कोफिशिएंट को अप्लाई ठीक, करेंगे। ठीक है। ठीक है? जब दो वेरिएबल ले रहे हैं और दोनों ही कैटेगरी में डिवाइड हो रहे हैं, जी, जैसे हम इसकी जगह और क्या ले सकते हैं, कैटेगरी में जो डिवाइड कर सकते हैं, हम नेशनैलिटी ले सकते हैं। जी, बहुत सारी चीजें। ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं जो कैटेगरी में जी, डिवाइड हो जाए। जी, तो इस तरीके से नाउ यू हैव बोथ द वेरिएबल मेजर्ड एज डाइकोटोमस वेरिएबल। अब हमने कैसे जो डाइकोटोमस वेरिएबल, जो ये दो वेरिएबल डाइकोटोमस है जिसको हमने 5 कोफिशिएंट कहा है, अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगेन हमारे पास जेंडर एक दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स वेरिएबल क्या है अपना, जो हमने जेंडर लिया है, और वाई वेरिएबल अपने पास ऑनरशिप है। ये क्लियर हुआ? जी मैम। अब हमने जेंडर को भी कोड किया, 0 कोड किया हमने मेल के लिए और 1 कोड किया हमने फीमेल के लिए। ठीक है, ठीक है। अब ऑनरशिप जो हमारे पास वाई वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। अब हमने उसको भी दो उसमें डिवाइड किया, कैटेगरी में डिवाइड किया, नो ऑनरशिप और ऑनरशिप। इसको भी हमने कोड दिया 0 और 1। नो ऑनरशिप को हमने 0 कोड किया और ऑनरशिप को हमने 1 कोड। यहाँ तक समझ आया? हमने जी, जी, अभी जी। अपने वेरिएबल्स की जो कैटेगरीज है उनको हम 0 1 में हमने कोड किया। जो कोड कर रहे हैं। ये देखो, हमारे पास टोटल टोटल कितना 12, वो है अपने 12। पास, 12 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, हम्म। जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक्स, एक्स क्या है, जेंडर। ठीक है, ठीक है। एक्स क्या और है वाई, अपने पास, जेंडर। ठीक है, और वाई क्या है अपने पास, ऑनरशिप। ऑनरशिप। ठीक है, ऑनरशिप। ठीक है, हमने दो वेरिएबल लिए। अब वन को हमने जेंडर में, वन को कोड दिया फीमेल, जी, और इसको हमने मेल कोड दिया। मेल। ठीक है, अब 0 को हमने नॉट ऑनरशिप जी, और 1 को हमने ऑनरशिप। ऑनरशिप। ठीक है, ये हमने जी, कोडिंग कर दी। ये जहां तक समझ आया? जी। अब हमारे पास फीमेल कितने नंबर टोटल है, टोटल फीमेल 1 2 3 4 4, 5 5, 6। 6। 6 6 अपने पास फीमेल है। ठीक है, 6 फीमेल होंगे। हाँ इक्वल है ना, 12। जी, 1 2 3 4 5 6, 6 अपने पास मेल है। मेल। ठीक है, ऑनरशिप में अगर हम देखें तो 1, 1 2, 2 3 3, 4, 4 5। 5,
5 कितने हैं जिनके नॉट पास ओनर। ओनरशिप है ही नहीं, जी। ठीक है, नॉट ओनरशिप कितने हैं 5। 5 1 6 2 3 4 5 6 7, अब 7 जी कितने हैं जिनके पास ओनरशिप है, जी ठीक है, ये अपने पास डाटा आ गया। क्लियर। अब हमने क्या करना है, अगेन हमने मीन कैलकुलेट करना है दोनों वेरिएबल का, एक्स का भी और वाई का भी। ठीक है। जी। मिनट, एक मिनट। हाँ, ठीक है। एक्स बार सम ऑफ एक्स अपॉन एन इक्वल्स टू 6। अब ये 6 क्या था अपने पास? मेल फीमेल, फीमेल दोनों वही है मैम। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ये किसी क्वेश्चन पे स्पेसिफिक होगा या तो सिर्फ मेल फीमेल्स का लेना हाँ होगा। हाँ, वो कुछ गड़बड़ हुआ है क्वेश्चन में। चलो, हमने तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जी अब हमने अगर मीन कैलकुलेट करना है तो मीन हमेशा क्या करते हैं, सम जो नंबर ऑफ कैंडिडेट होता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, जी ठीक है, मीन कैलकुलेट होता है। जी 0.50, 0.58, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में मीन कैलकुलेट किया था, मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई, भाई। जी ठीक है। अब जी मीन ऑफ एक्स हमने कौन सा लिया था? जितना भी हमारा x1 2 3 4 5 6, तो ये x टोटल कितना हो गया 6, राइट। y में अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो y कितना हुआ 7 7, ठीक है। जी अब जब हमने मीन कैलकुलेट किया तो मीन का फॉर्मूला यही होता है, सम ऑफ जी एक्स अपॉन एन, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा एक्स बार आया, ठीक है, जी मीन। ऐसे ही हमने वाई का मीन कैलकुलेट किया। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। नंबर ऑफ अगर हम पॉइंट्स। वैल्यू, हाँ, अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये होता है हमारा सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, अगर हम वैल्यू निकालें तो 6 माइनस एक्स माइनस एक्स बार, तो 6 6 माइनस माइनस .50 कितना था 0.50, राइट, 0.50 0.50, 50 और इसका हमने क्या होल करना स्क्वायर, है होल स्क्वायर होल स्क्वायर, अपॉन ठीक 12। है, अपॉन 12 12, ठीक है। अगर हम जी। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आएगा, ये तो मैम अंडर रूट, इधर अंडर रूट कर रखा है। हाँ, ये अंडर रूट तब करते हैं ना जब हमें ये स्क्वायर हटाना हो, अच्छा अच्छा ठीक। तब तो इन्होंने ये रूट किया हुआ है ये। जी, तो ये आ जाएगा 550 अब सम ऑफ माइनस एक्स माइनस एक्स बार हमें देखना है। 5। कितना आया ये कैलकुलेट करके? जी बता। हाँ उतना ही आएगा मैम, समझ गया। इतना वो ही आएगा ना? फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ था कल, इसलिए समझ नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, कल ये वाला ये मिस हो गया था, जी जी ठीक है। जी तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमने कैलकुलेट किया, उसी तरीके से हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आता है, राइट। अब हमने क्या करना है, कोवेरिएंस हमने लगाना है, कोवेरिएंस कैलकुलेट करना है। कोवेरिएंस का फॉर्मूला था जो हमने यहाँ पर ये कंप्यूट किया था, ऑल प्रोडक्ट्स क्रॉस प्रोडक्ट जो हमने निकाला था, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई बार इक्वल्स टू -1.56, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12, तो ये कोवेरिएंस की वैल्यू अपने पास आती है -0.13। अब जितनी भी वैल्यूज आई है उसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, और फॉर्मूला है हमारा आर इक्वल्स टू कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। कोवेरिएंस की वैल्यू कितनी आई है अपने पास -0.13, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 0.52 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 0.265, और जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो कोरिलेशन की वैल्यू आती है वो आती है -0.465। इतना समझ आया? जी मैम।
ये क्लियर हुआ? जी जी कैसे हमने वैल्यू कैलकुलेट की और कैसे हमने उसको फॉर्मूले में पुट किया। जी अब हमारा जो रिजल्ट आता है वो आता है 0. जो हम कोरिलेशन चेक कर रहे हैं, कोरिलेशन आता है 0.465। ठीक है। द नेगेटिव रिलेशन, अब जो ये साइन आता है माइनस या पॉजिटिव का जो भी साइन आता है कोरिलेशन में, वो क्या दिखाता है कि उसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। ये सिर्फ डायरेक्शन शो करता है। ठीक है। माइनस और प्लस का साइन कोरिलेशन में सिर्फ डायरेक्शन बताता है। द नेगेटिव रिलेशन, अब हमने कहा कि भाई हम चेक कर रहे थे कि ऑनरशिप और जेंडर में जो हमने कोरिलेशन देखा, तो कोरिलेशन हमारा आया नेगेटिव रिलेशन आई दोनों वेरिएबल के बीच में। एज वी मूव फ्रॉम मेल टू फीमेल, वी मूव नेगेटिवली फ्रॉम नो ऑनरशिप टू ऑनरशिप, मीनिंग दैट मेल हैव मोर ऑनरशिप देन फीमेल्स। जो कंक्लूजन आया वो आता है कि मेल्स की जो ऑनरशिप है वो ज्यादा आती है इन कंपैरिजन टू फीमेल। वी कैन ऑल्सो calculate the proportion of variance shared by these two variable। अब क्या हमने क्या कैलकुलेट, हमारे रिलेशन आ गया, कोरिलेशन हमने चेक कर लिया है जिसमें आया कि भाई नेगेटिव कोरिलेशन है दोनों में। ठीक है। अगर हम दो वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हमने लिया था जेंडर, ठीक है, जेंडर हमने लिया था और दूसरा वेरिएबल अपने पास था ऑनरशिप। ठीक है। अब जब हम इनकी दोनों की रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव रिलेशन कोरिलेशन है, लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन हमें देखने को मिला है। ठीक है। और रिजल्ट क्या कहता है कि मेल्स की जो ऑनरशिप है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फीमेल। मेल में ऑनरशिप ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। ठीक है। अगर हम इसका प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस भी कैलकुलेट करें कि कितना परसेंट वेरिएंस ज्यादा आ रहा है, वेरिएंस क्या होता है कि डिफरेंस कितना आ रहा है मेल और फीमेल की ओनरशिप में, कितना डिफरेंस शो हो रहा है, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैलकुलेट करेंगे हम जो हमारा कोरिलेशन आया है उसका स्क्वायर करके। और उसका स्क्वायर अगर हम करेंगे -0.465 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.216%, कि मेल और फीमेल की ऑनरशिप में इतना परसेंट वेरिएंस शो कर रहा है। ठीक है। ये क्लियर हुआ जी कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे हम कंक्लूड करते हैं रिजल्ट्स को। जी अब हमें इसको भी सिग्निफिकेंस हमने टेस्टिंग करनी है कि जो हमारा रिजल्ट आया, जो कोरिलेशन हमने कैलकुलेट किया, क्या वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, जैसे हमने पॉइंट बाइस्टल में कैलकुलेट किया था। अब एक डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा, पॉइंट बाइस्टल में जो हमने कैलकुलेट किया वो किया था हमने टी टेस्ट की जो टेबल होती है, टी टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है। टेबल्स आप जब देखोगे तो ये टेबल्स होती है जो ऑलरेडी दी गई होती है, उनकी अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं गिवन टेबल की वैल्यू से। फाई कोफिशिएंट में हम स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट टेस्टेड करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट को यूज करके, यूजिंग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। जिसमें भी अगर आप आगे देखेंगे कि कैसे हम उसको कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। तो जब भी हमें फाई कोफिशिएंट को स्टेटिस्टिकली इसका सिग्निफिकेंसी हमें चेक करनी होती है तो हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। दिस मेथड इज एप्लीकेबल बिकॉज phi correlation is derived from 2 into 2 contingency table and the corresponding chi-square test has 1 degree of freedom। अब इतना समझ आया कि हम जी chi-square टेस्ट से हम इसको यूज करते हैं। जी अब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं अगेन, जिसमें नल हाइपोथेसिस होती है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन द पॉपुलेशन। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं देयर इज अ रिलेशनशिप। ठीक है। सिंपल दो हाइपोथेसिस हमने बनाई। नल हाइपोथेसिस कहती है कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है जेंडर और ओनरशिप के बीच में। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहती है कि देयर इज अ रिलेशनशिप। राइट। अब हम जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है हम उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है। जो हाइपोथेसिस क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जिसको हम चेक करते हैं। हाइपोथेसिस को ही हम टेस्ट करते हैं और फिर हम कौन सी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है, कौन सी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, उसके बेसिस पर हम देखते हैं।
अब हमने क्या करना है, स्टेप 2 में आता है फॉर्मूला टू कन्वर्ट कोरिलेशन इनटू काई स्क्वायर। काई स्क्वायर में कन्वर्ट क्यों करना है हमें, क्योंकि हमें काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही सिग्निफिकेंसी चेक करना है। अब फाई कोफिशिएंट को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है काई स्क्वायर वैल्यू में एन, काई स्क्वायर इक्वल्स टू एन कोरिलेशन फाई कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, काई स्क्वायर इक्वल्स टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट की कितना नंबर ऑफ सैंपल अपने पास है, और ये होता है फाई कोरिलेशन फाई कोफिशिएंट। n इक्वल्स टू सैंपल साइज एंड फाई इक्वल्स टू फाई कोफिशिएंट। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो अपने पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं, 12। ठीक है, हमारा कोरिलेशन की वैल्यू आती है 0.465। अब इन वैल्यू को हम पुट करेंगे अपनी वैल्यू में। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू आती है काई स्क्वायर इक्वल्स टू एन कितना है 12 इंटू माइनस 0.465 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अब जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का साइन हट जाएगा। ठीक है, तो 12 इंटू कितना आएगा 0.216, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2.59, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास अभी किसकी वैल्यू आ गई, काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। क्लियर? जी मैम, सुन रहा हूँ। क्लियर है? जी जी। ओके, अब हमने स्टेप 4 में क्या करना है, हमने काई स्क्वायर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है आर, जब हम काई स्क्वायर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है रो माइनस वन इंटू कोलम -1। अब ये किस पे डिपेंड करता है, टेबल पर डिपेंड करता है कि हमारे हाँ जो टेबल दी गई है जिसको कंटीजेंसी टेबल बोलते हैं, उस टेबल में कितने रो हैं और कितने कॉलम है। अब जो यहाँ पर हम टेबल ले रहे हैं वो हमारी टेबल के 2 कॉलम है, 2 × 2 टेबल की हम बात कर रहे हैं, 2 रोज है और 2 कॉलम है। ठीक है, तो 2 - 1 1 मल्टीप्लाई 2 - 1 1 इक्वल्स टू 1, ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है काई स्क्वायर का। क्लियर? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लियर है? काई स्क्वायर का डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला। ठीक है मैम। हमने क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास आया 1। अब हमें कंपेयर विद टेबल वैल्यू, जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आई काई स्क्वायर 2.51 जो हमने कैलकुलेट किया है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं टेबल वैल्यू से, जो टेबल में ऑलरेडी काई स्क्वायर का वैल्यू दिया जाता है एट DF1। वो अब जब टेबल देखोगे, उस टेबल होती है, उस टेबल में हम DF पे चेक करते हैं कि काई स्क्वायर की वैल्यू कौन से DF पे है, तो हमेशा डिग्री, अब हमने कैलकुलेट किया डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पर ही कैलकुलेट करनी है एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो टेबल वैल्यू अगर हम चेक कर रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पर, और कितने लेवल पर हम चेक कर रहे हैं, 0.05 लेवल पर चेक कर रहे हैं, तो वो वैल्यू होती है 3.84। ये ऑलरेडी गिवन वैल्यू होती है टेबल में, और ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। अब अगर हम देखें तो कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू, राइट? क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू अपने पास कितनी है 2.59, और गिवन वैल्यू 3.84। तो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, जो हमने कैलकुलेट किया काई स्क्वायर इज लेस देन काई स्क्वायर टेबल जो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, 2.59 लेस देन 3.84। अब ये कैलकुलेट हुआ है तो कौन सी हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हुई है या कौन सी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई है? मैंने कल भी बताया था कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आती है, अगर वो टेबल वैल्यू से कम होती है तो तो उसको नल हमारी, मानते हैं। राइट, हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है। ठीक है, the relationship between gender and ownership of property is not statistically significant at 0.05 level.
कि दोनों में जो हमने कोरिलेशन देखा वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। जो हम जेंडर और ओनरशिप के बीच में जो रिलेशनशिप कैलकुलेट कर रहे हैं वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। कितने लेवल पर? 0.05 लेवल। ठीक है, तो हमारी कौन सी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है यहाँ पर? हमारी नल हाइपोथेसिस, राइट? जी। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है तो कौन सी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी? ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेट। हाइपोथेसिस। ठीक है, ये क्लियर हुआ? जी मैम। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। ओके। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है मैम, वो क्या नाम है, जैसे जी। 0.05 वाला जो रूल है, 95% हम्म। वाला, वो हम्म। कोई भी वेरिफिकेशन लेंगे फॉर्मूले से, वो सब में से मतलब उसी के अकॉर्डिंग लेना है हमको। 0.05 लेवल जो हाँ मेजर जी, करना है, जीरो कंक्लूजन। सिग्निफिकेंस लेवल पर हमने चेक करना है, राइट? थ्योरी कोई भी लगाएंगे, लास्ट में हमें 95% के लिए इसी को चेक करना है। अगर देखो। इससे बराबर आती हाँ। है तो हम उसको हम्म, ऑल्टरनेट मान लेंगे, नहीं तो नल मान लेंगे। नहीं, किसके बराबर? ये 0.05 लेवल की जो नहीं वैल्यू। नहीं 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 नहीं, 0.0। अच्छा हाँ, जो ये वैल्यू आती है जो हम जी, टेबल से देख, ये ना देख ऑलरेडी गिवन वैल्यू होती है। जी जी जी। ठीक है, टेबल्स में हाँ। दी जाती है। जी अब जी। 0.05 लेवल क्या है? कि हमारा 95% तो रिजल्ट सही है, सही बट है, 5%। 5% एरर के चांसेस हो सकते हैं। जी जी जी। ये कहता है 0.05। वैसे हम दो लेवल पर देखते हैं, एक जो होता है 0.05, एक होता है 0.01। ठीक है, अब 0.01 कहता है कि 99% रिजल्ट मेरा सही है, बट 1% चांस हो सकते हैं एरर के। ठीक है। बट इन साइकोलॉजी हम मोस्टली 0.05 ही लेकर चलते हैं। जी। ठीक है। हम मानते हैं कि ह्यूमन एरर हो सकती है 5%। अगर हम साइकोलॉजी में ह्यूमन के ऊपर काम कर रहे हैं तो 5% चांसेस हो सकते हैं एरर के। ठीक है। ठीक है, तो जो हमने कैलकुलेटेड वैल्यू अगर हमारी गिवन वैल्यू से कम आती है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक देन है। हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है। अगर ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू गिवन वैल्यू से ज्यादा आती है तब हम बोल सकते हैं कि जो रिलेशनशिप आ रहा है, जो कोरिलेशन आ रहा है, स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तब ठीक है। हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। ठीक है। ये क्लियर है? जी। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं मैम। इसको ना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जी जी। अब आता है जो हम नेक्स्ट कोरिलेशन का टाइप है, बाइस्टरल कोरिलेशन। जी। The bisexual correlation is a measure of association. Measure of एसोसिएशन। association used when one variable is continuous and the other is artificially dichotomized, but is assumed to have underlying continuous and normally distributed nature. अब ये क्या कहता है कि इसमें कब हम बाइसेल कोरिलेशन लगाते हैं? जब हमारे पास एक वेरिएबल तो कंटिन्यूअस है, ठीक है, एक वेरिएबल कंटिन्यूअस है, दूसरा वेरिएबल डाइकोटोमाइज होता है बट आर्टिफिशियली। ठीक है। आर्टिफिशियली। अब आर्टिफिशियली डाइकोटोमाइज होता क्या है? जब कोई वेरिएबल हमारा ऐसा है जो नेचुरली कैटेगराइज नहीं है बट हम उसको कैटेगरी करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर समझाती हूँ आपको। जैसे हमारा है, हमने कहा एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी को हम कंटिन्यूअस भी मेजर कर सकते हैं, बट हमने उसको कैटेगरी किया हाई एंजाइटी, लो एंजाइटी, मीडियम एंजाइटी। ठीक है, वो ठीक है। वेरिएबल जो आर्टिफिशियली हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, जो नेचुरली कैटेगरी में नहीं है, बट मेजर होता है कंटिन्यूटी में। अगर हम एंजाइटी को मेजर कर रहे हैं तो हम स्कोर्स में मेजर करेंगे, राइट? जी और स्कोर जी। क्या रहेंगे? कंटिन्यूअस स्कोर रहेंगे भाई। जैसे कोई भी हम टेस्ट अप्लाई करते हैं और हमने कहा कि अगर किसी का स्कोर आता है 5 to 8, तो वो आपका लो एंजाइटी होगा। जी। किसी का स्कोर आता है 8 to 12, तो वो होगा हमारा मीडियम एंजाइटी, मॉडरेट लेवल। ठीक है। अगर किसी का 12 to अबव आता है तो हमने उसको कैटेगराइज किया हाई एंजाइटी।
ठीक है। ठीक है। अब ये जो हमने स्कोर इसमें मेंशन किए हैं ये कंटिन्यूअस स्कोर है, बट हमने इसको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, लो, मीडियम एंड हाई। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियली डाइकोटोमाइज। ठीक है। ठीक है। It is conceptually similar to the point bilateral correlation, but the key difference lies in the nature of dichotomous variable. अब what is difference between point bilateral correlation and bilateral correlation? अगर हम देखें कि पॉइंट बाइसेल कोरिलेशन में जो हमने अभी पढ़ा है वहां पर एक वेरिएबल ट्रूली डाइकोटोमस होता है। ट्रूली डाइकोटोमस की कोई कंटिन्यूटी नहीं होती है। जैसे हमने कहा था ना कि एक तो जेंडर होगा, जेंडर में जी। मेल और फीमेल होगा, तो कोई जी। कंटिन्यूटी नहीं है जब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, या तो बच्चा पास होगा या फेल होगा। तो पॉइंट बाइसेल जी। कोरिलेशन में एक वेरिएबल हमारा ट्रूली डाइकोटोमस होता है। अगर हम उसके अगेंस्ट बाइसेल में देखें तो बाइसेल आर्टिफिशियली डाइकोटोमस होता है। मींस कि उसको हमने कैटेगरी में तो डिवाइड किया है, बट किसमें अंडरलाइन होता है, वो कंटिन्यूअस होता है और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है नेचर में। ठीक है। अंडरलाइन कंटिन्यूटी पॉइंट बाइसेल में के वेरिएबल में कंटिन्यूटी नहीं होती है, इसमें कंटिन्यूटी होती है। फॉर एग्जाम्पल जेंडर या पास या फेल। अब इसमें जैसे मैंने बताया कि एंजाइटी को हम लो एंजाइटी, हाई एंजाइटी, मॉडरेट एंजाइटी में हमने उसको लेवल किया है, बट जब हम उसको मेजर कर रहे हैं तो वो मेजर कंटिन्यूटी में हो रहा है। स्कोर्स है तो स्कोर कंटिन्यूटी में है। डिप्रेस्ड को हमने डिप्रेशन को किया है कि पर्सन कितना लो डिप्रेशन है, मॉडरेट डिप्रेशन है या हाईली डिप्रेस्ड है, तो वो आपका होता है आर्टिफिशियली डाइकोटोमस। अब अगर हम पॉइंट पार्सल का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अजम्पशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है डाटा। बाइसेल कोरिलेशन में जो वेरिएबल होता है हमारा वो नॉर्मली एज्यूम्ड होता है। नॉर्मली हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। बस एक की इसमें एक माइनर जो डिफरेंस है, जो एक की डिफरेंस है वही यही है कि इसमें दोनों जो वेरिएबल होता है वो आर्टिफिशियली डाइकोटोमाइज होता है और इसमें ट्रूली डाइकोटोमाइज होता है। तो वो होता है आपका बाइसेल कोरिलेशन। When do we use bilateral correlation? कब हम bilateral correlation को use करते हैं? Bilateral correlation is used when a continuous variable is divided into two categories, often for practical or diagnostic reason, even though the variable itself is naturally continuous. जब हमारा वेरिएबल कंटिन्यूअस वेरिएबल है बट हमें उसको डायग्नोस करना है या प्रैक्टिकल के लिए हमें उसको यूज करना है, तब हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइडेड करते हैं। हम कैसे इसको एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल आता है हमारे पास मूड, एक वेरिएबल आता है होप। ठीक है। अब जो मूड को हम मेजर करेंगे वो कंटिन्यूअस रेंज में करेंगे, मूड को कि भाई आपका इतने रेंज से इतने रेंज तक हमने मूड को डिसाइड किया है। रेंजेस फ्रॉम वेरी सैड टू वेरी हैप्पी। ठीक है। हमने मूड को रेंज किया कि भाई या तो बहुत सैड कोई फील कर रहा है या बहुत हैप्पी कोई फील कर रहा है, राइट। तो हमने इसको कैटेगराइज कर दिया। वैसे क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। अजम्पशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉपुलेशन, मेजरमेंट डाइकोटोमाइज इनटू। अब कैसे मूड को भी हमने कैसे डाइकोटोमाइज, हम कैसे उसको मेजर करेंगे। हमने 0 कोडेड दिया और 1 कोड दिया। 0 दिया क्लिनिकली लो मूड कि भाई किसी का लो मूड है, 1 दिया हमने किसी का नॉर्मल मूड है। तो ये वेरिएबल आर्टिफिशियली डाइकोटोमाइज वेरिएबल एक कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है, बट कंटिन्यूअस में होता है बट हम उसको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। होप measured as a continuous variable using the बैक। अगर हम होप को मेजर करते हैं, और होप को हम किससे मेजर करते हैं, बैक होपलेसनेस स्केल से अगर हम मेजर करते हैं। ठीक है। although mood is measured as 0 and 1 and it is not truly dichotomous, it is actually a continuous psychological construct that has been artificially divided into category। ठीक है। ऐसे ही होप का कहा कि अगर हम होप को मेजर कर रहे हैं, मेजर करते हैं हम बैक होपलेसनेस स्केल से। अब ये भी हमें कंटिन्यूअस स्कोर देता है। ठीक है। तो कंटिन्यूअस स्कोर दे रहा है बट हमने उसको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है। कि आपका लो मूड है, होप
आपका कितना है, उसको हम जीरो मूड की तरह ही 0 और 1 कैटेगरी करते हैं। ठीक है, वो एक्चुअली में तो कंटिन्यूअस साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, बट हमने उसको आर्टिफिशियली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वो होता है आपका आर्टिफिशियली डाइकोटोमस वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपका बाइस्टरल कोरिलेशन था, जिसमें हम एक वेरिएबल हमारा कंटिन्यूअस होता है और एक वेरिएबल हमारा आर्टिफिशियली डाइकोटोमस होता है। एक दूसरा टाइप ऑफ कोरिलेशन आता है अपने पास, टेट्राकोरिक कोरिलेशन। Tetrachoric correlation is a measure of association used when both variable are dichotomous. टेट्राकोरिक हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास दोनों ही वेरिएबल डाइकोटोमस हो, बट each variable is assumed to have an underlying continuous and normally distributed form. In other words, although the observed data consist of only 2 categories, the variable are not truly dichotomous by nature. They are artificially dichotomized version of continuous वेरिएबल। टेट्राकोरिक कोरिलेशन कब हम अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास 2 वेरिएबल हैं और दो ही आर्टिफिशियली डाइकोटोमाइज। मैंने अभी बताया कि वैसे तो वो कंटिन्यूअस वेरिएबल है, बट हम उनको कैटेगरी में डिवाइडेड कर रहे हैं मेजर करने के लिए। ठीक है, वो दोनों ही वेरिएबल आर्टिफिशियली डाइकोटोमाइज होने चाहिए। कब हम टेट्राकोरिक कोरिलेशन कब हम यूज करते हैं, बोथ वेरिएबल आर मेजर्ड एज बाइनरी। जब हम दोनों ही वेरिएबल को बाइनरी में मेजर करते हैं, 0 1 में हमने मेजर किया, मतलब उसकी कैटेगरीज में हम मेजर कर रहे हैं। बोथ वेरिएबल है अंडरलाइन कंटिन्यूटी, दोनों में ही कंटिन्यूटी से हम मेजर कर रहे हैं, स्कोर जो आ रहा है वो कंटिन्यूटी में आ रहा है। एंड बोथ अंडरलाइन वेरिएबल आर एज्यूम्ड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दोनों ही जो वेरिएबल्स है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब हम टेट्राकोरिक कोरिलेशन को यूज करते हैं। अभी हमने जो बाइस्टरल, उससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, फाई कोफिशिएंट। ठीक है, फाई कोफिशिएंट में हमने, अगर हम इसको एक बार एक समरी हम इसकी देखें, तो फाई कोफिशिएंट में एक वेरिएबल अपने पास था पियर्सन कोरिलेशन में। ठीक है, इसको अगर हम देखें, एक चार्ट अगर हम बनाए, तो पियर्सन कोरिलेशन हमने सबसे पहले पढ़ा। पियर्सन में 2 वेरिएबल में एक वेरिएबल हमारे पास डाइकोटोमस था, एक कंटिन्यू और एक कंटिन्यू। कंटिन्यू। ठीक है, फिर जी आता है हमने पाई कोफिशिएंट। जी, ठीक है, पाई कोफिशिएंट में हमारे दोनों पास दोनों डाइकोट थे। दोनों ही डाइ डाइकोटोमस। जी, डाइकोटोमस भी कौन सा, नेचुरली डाइकोटोमस, नेचुरल ट्रूली डाइकोटोमी। डाइकोटोमस, ठीक ट्रूली है, ट्रू ठीक डाइकोटोमस था, आर्टिफिशियल नहीं था, ट्रू डाइकोटोमस था। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सा किया, पाई कोफिशिएंट के बाद बाइस्टरल डिस्कस। कोरिलेशन आया। जी, बाइस्टरल कोरिलेशन में एक कंटिन्यूअस था, एक आर्टिफिशियली अब डाइकोट था। ये ठीक अपोजिट किसका अपोजिट था, पॉइंट बाइस्टरल का अपोजिट है। ठीक है। देखो, पॉइंट बाइसरल हमने उससे पहले पढ़ा था। पॉइंट बाइस्टरल का अपोजिट है, जी राइट। जी, अब आता है टेट्राकोरिक। तो टेट्राकोरिक में क्या है, दोनों ही वेरिएबल आपके डाइकोटोमस है, बट कौन से डाइकोटोमस है, आर्टिफिशियली। तो ये किसका अपोजिट हो गया, ये ये अपोजिट हो गया आपका पाई का, किसका, पाई फाई का का अपोजिट। नेचुरल और फाई, आर्टिफिशियल। राइट, ये फाई कोफिशिएंट का अपोजिट हो गया। ठीक है, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल से इसको समझे, जिसमें 2 वेरिएबल अपने पास हैं, एक वेरिएबल है एटीट्यूड टुवर्ड फीमेल्स और सेकंड वेरिएबल है एटीट्यूड टुवर्ड लिबरलाइजेशन। ठीक है, अब जो दोनों ही वेरिएबल है उसमें हम एक में तो हम फीमेल्स के लिए क्या एटीट्यूड है और दूसरे में लिबरलाइजेशन के लिए क्या एटीट्यूड है। अब दोनों में जो हमने एटीट्यूड को डिवाइडेड करेंगे, वो दो उसमें किया कि भाई एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है, एटीट्यूड नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, बट जो उसका मेजरमेंट होगा एटीट्यूड का, वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अंडरलाइंग नेचर होगी, कंटिन्यूअस होगी, और दो उसमें हम डिवाइडेड कर रहे हैं, वेरी नेगेटिव टू वेरी पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम इसको ऑब्जर्व मेजर करेंगे, तो हमने नेगेटिव एटीट्यूड को 0 से कंसिडर, 0 हमने उसको कोड किया और 1 को हमने पॉजिटिव किया, कि भाई अगर
एटीट्यूड की अगर हम बात कर रहे हैं तो एटीट्यूड जीरो, अगर जीरो पे हम क्लिक कर रहे हैं, टिक कर रहे हैं, तो दैट इज नेगेटिव एटीट्यूड। और अगर वन पर हम टिक कर रहे हैं तो वो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा टुवर्ड फीमेल्स। ठीक है। वेरिएबल कंटिन्यूअस है, क्योंकि कंटिन्यूअस हम इसको 0 1 में, बाइनरी में हम इसको कर रहे हैं। सेकंड वेरिएबल आता है एटीट्यूड टुवर्ड लिबरलाइजेशन। अंडरलाइंग नेचर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि भाई हमारा एक रेंज आ रहा है कि जो एटीट्यूड होगा लिबरलाइजेशन के लिए वो स्ट्रोंगली अपोज टू स्ट्रोंगली सपोर्टिव होगा। भाई या तो स्ट्रोंगली अपोज से कहां तक जा रहा है, सपोर्टिव तक जा रहा है। ऑब्जर्व मेजरमेंट अगेन वही, 0 के लिए नेगेटिव एटीट्यूड और 1 के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड। Although both variables are recorded as 0 and 1, attitude are psychological construct that naturally vary along a continuum. अगर हम किसी के एटीट्यूड को देखें तो हम क्या कहेंगे कि भाई नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड हम उसको एक रेंज में हम देख रहे हैं। ठीक है, कि ये आपके कंटिन्यूम में हम उसको स्कोरिंग कर रहे हैं। If these attitude were measured more precisely like Likert scale, they would yield continuous score. Therefore, the appropriate correlation coefficient is tetragoric correlation. जब भी हमारे पास इस तरह के वेरिएबल आते हैं जो दोनों ही वेरिएबल डाइकोटोमस है, डाइकोटोमस मीन्स कि दोनों में कैटेगरी है बट इन कंटिन्यूअस, अंडरलाइंग नेचर उसकी कंटिन्यूअस है बट वो एक रेंज में हमें मिल रहे हैं, तो वो तब हम अप्लाई करेंगे टेट्रागोरिक कोरिलेशन। अब कैसे इसको हमने मेजर करना है? अगर हम इसका कॉन्सेप्चुअल बेसिस समझें, इनको इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, कोरिलेशन कैन बी एक्सप्रेस जियोमेट्रिकली एज आर इक्वल्स टू कॉस थीटा। अगर हम कॉन्सेप्चुअली इसको जियोमेट्रिकली कोरिलेशन को समझ रहे हैं टेट्रागोरिक को, तो इसका एक जियोमेट्रिकली एक इक्वेशन होती है आर इक्वल्स टू कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या होता है, एंगल होता है। वी ऑलरेडी नो कि थीटा एक एंगल होता है बिटवीन वेक्टर एक्स एंड वाई। अगर हम सेम लॉजिक टेट्राकोरिक कोरिलेशन के लिए अप्लाई करें, और किसके लिए, 2 into 2 टेबल, जो ये टेबल है इसको हम कंटीजेंसी टेबल बोलते हैं। ठीक है, इस टेबल को जिसमें एक वेरिएबल अपने पास है एटीट्यूड टुवर्ड लिबरलाइजेशन और एक वेरिएबल अपने पास है एटीट्यूड टुवर्ड वुमेन। ये एक्स वेरिएबल है और ये वाई वेरिएबल है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, अगर हम देखते हैं कि एटीट्यूड टुवर्ड लिबरलाइजेशन के लिए एटीट्यूड क्या होगा, नेगेटिव एटीट्यूड 0 दैट इज नेगेटिव, और 1 को हमने कहा पॉजिटिव एटीट्यूड। ऐसे ही एटीट्यूड टुवर्ड वुमेन के लिए एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड 0 और पॉजिटिव एटीट्यूड 1। ठीक है, हमने कितने का टोटल जो हमने देखा वो 200 का सैंपल, 200 से हमने डाटा कलेक्ट किया, जिसमें से 68 लोगों का लिबरलाइजेशन के लिए नेगेटिव एटीट्यूड था। ठीक है, जी मैम। और हाँ, लिबरलाइजेशन के लिए नेगेटिव एटीट्यूड था, और पॉजिटिव 30 उनका कितना इंडिविजुअल्स का पॉजिटिव एटीट्यूड था। इस तरीके से ही 32 नेगेटिव एटीट्यूड, 32 सैंपल का हमारा नेगेटिव एटीट्यूड था, और 70 का हमारा, एक मिनट, ये ऐसे है कि 68 का नेगेटिव एटीट्यूड फॉर लिबरलाइजेशन, हाँ, और 30 का नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड वुमेन, ए और सी। अब ये अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड देखें तो पॉजिटिव एटीट्यूड किसके लिए है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है लिबरलाइजेशन के लिए, कि 32 जो हमने टोटल 200 का हमारा सैंपल था उसमें से 32 का जो एटीट्यूड है लिबरलाइजेशन के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है, और 70 का नेगेटिव एटीट्यूड है। ठीक है, नेगेटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड इस तरीके से हमने डिवाइडेड किया। अगर हम सम ऑफ कॉलम को सम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 98 और 102। इस 68 और 30 को अगर हम टोटल करेंगे तो 8, 6 और 3 9, इसको टोटल करेंगे 2, 7, 3 10, 102।
अगर हम रो को टोटल, देखो कैसे हम कंटीजेंसी टेबल में जब हमारे पास 2 into 2 टेबल होती है तो हम रो को ऐसे करते हैं और कॉलम को ऐसे टोटल करते हैं, ठीक है। तो रो का टोटल आ गया, अब हम करेंगे कॉलम का टोटल। कॉलम का टोटल 8 2 10 6 3, ये हो गया हमारा 9, और ये कैरी लग गया 100, ठीक है। इस तरीके से 70 30 100। तो अब हमारे पास रो का भी टोटल आ गया है, हमारे पास कॉलम का भी टोटल आ गया है। अगर हम रो को टोटल कर रहे हैं तो टोटल हमारा, देखो दोनों को अगर हम टोटल करें, कॉलम को भी टोटल कर रहे हैं, रो को भी टोटल कर रहे हैं, दोनों का 200 आएगा, इक्वल करो। 100 टू 98। जी, ये तो 200 हो गया ना पूरा। हाँ, तो जब भी हम कंटीजेंसी टेबल में हम कैलकुलेट करते हैं तो कंटीजेंसी टेबल का यही रूल है कि जब भी हम, जो भी रो का टोटल है और कॉलम का टोटल है वो इक्वल आएगा, ठीक है। तो जी मैम। हमारा टोटल आता है 200, राइट। हम्म हम्म, The table values are self-explanatory. Out of 200 individual, 68 have negative attitude toward both variable, 32 have negative attitude to liberalization, but positive attitude to women. ठीक है, यही जो डाटा हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया उसी डाटा को ये बता रहे हैं। The tetrachoric correlation can be computed as follows. Tetrachoric correlation का फॉर्मूला है cos 180 डिग्री divided by 1 plus root AD upon BC। ये फॉर्मूला है टेट्राकोरिक कोरिलेशन का, ठीक है। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं 180 डिग्री अपॉन 1 प्लस रूट, अब AD और BC अगर हम इसको कैलकुलेट करें, AD और BC, ठीक है। तो AD को कैलकुलेट करेंगे 68 इंटू मल्टीप्लाई 70। ठीक है, BC 32 मल्टीप्लाई 30, कितना होगा ये? मैम ये हो जाएगा 50, हाँ सॉरी 68 इंटू 70, 4760। 4760 डिवाइडेड बाय BC को कैलकुलेट करो, इसको कितना होगा? 30 इंटू 32 32, इंटू 30, 960, 96, 9 960, 60। अब इसको डिवाइड कर दूं, 60 0। जीरो ना, हाँ। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो डिवाइड करने के बाद और रूट हटाने के बाद जो टोटल वैल्यू, जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.98। 7.7 आएगा, 7 आएगा। एक मिनट में देख लेता हूँ फिर से। ये भी, ये 180 डिग्री भी है कॉस, ये 180 डिग्री को भी हमने सॉल्व करना अच्छा ठीक है। है ना। तो ये सॉल्व करके देखना है, ये पूरा वैल्यू हमारा 0.98 आएगा, जी। मतलब हाँ। So the tetrachoric correlation between attitude toward liberalization and attitude toward women is positive. पॉजिटिव। अगर हम इसको इंटरप्रेट करें, इसकी इंटरप्रिटेशन हम देखें तो tetrachoric correlation 0.98 indicates a very strong positive association between them. इन दोनों वेरिएबल के बीच में स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रिलेशनशिप है, attitude toward women and attitude toward liberalization. This suggests that individuals with a positive attitude toward women are highly likely to hold a positive attitude toward liberalization. कि जिसका वुमेन के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका लिबरलाइजेशन के लिए भी पॉजिटिव एटीट्यूड है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे, ठीक है। So positive correlation. The high value reflect the underlying continuous relationship which tetrachoric correlation is designed to estimate. ये क्लियर हुआ? जी मैम। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं मैम। समझ आया? ये आपको जी। कैलकुलेट करके देखने पड़ेंगे तब आपको थोड़ा क्लियर होगा। नहीं ये तो कैलकुलेशन तो हो पहले तो जाएगा।